आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स। मेरे मितवा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड के उन नायाब फनकारों की अनसुनी दास्तान। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी दास्तान जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। आजकल कई ऐसे मौकों पर भिन्न भिन्न माध्यमों से आप संगीतकार सिंगर्स के बीच में कहा सुनी तकरार, एक दूसरे को नीचा दिखाने की खबर सुनते और देखते होंगे, लेकिन इससे कहीं अलग और नायाब किस्सा है दो ऐसे समकालीन गायकों की जिनमें ये फर्क कर पाना शायद ही किसी के लिए आसान हो कि उन दोनों में से बेहतर गायक कौन है। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी और सुरों से खिलवाड़ करने वाले मस्त मौला हर दिल अजीज किशोर दा की। पूरा कागज था ये मन मेरा, जिन्होंने अपने गायकी से आपके दिलों पर आज तक राज कर रहे हैं और सदियों तक राज करेंगे, ऐसा गोल्डन मोमेंट्स का मानना है। खुदा ही जुदा करे तो करे, कोई ताकत जुदा हमको नहीं कर पाएगी। हालांकि दोनों गायकों की तुलना करना बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि दोनों की तुलना हो भी नहीं सकती, क्योंकि उन दोनों के गाने की शैली बिल्कुल ही अलग अलग थी। ये दुनिया इस बात में भी सच्चाई है कि दोनों गायकों के चाहने वाले अलग अलग खेमों में आज भी बटे हुए हैं और रहेंगे भी। कई सारे गाने, उनके सारे गाने मेरे चहेते हैं, बट चला जाता हूँ किसी के धुन में मेरा बहुत चहेता गाना है। और मैं कभी भी अकेला बैठता हूँ तो उसी गाने को गुनगुनाता हूँ, और उस गाने का मतलब ये इतना अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस गाने को सीरियसली लेता हूँ। दोनों अपनी जगह पे अच्छे कलाकार थे, बट मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे तो रफ़ी साहब और किशोर दा दोनों ही अपने फन के माहिर कलाकार थे, लेकिन मेरी अपनी पसंद रफ़ी साहब है, क्योंकि रफ़ी साहब के कुछ गाने आज भी लोग बड़े प्यार से गुनगुनाते हैं। रफ़ी साहब के गानों में चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, वो अपने ढंग से गाते थे। लेकिन आपको बता दें कि उस समय के गायकों, खास करके रफ़ी साहब और किशोर दा के संबंधों पर नजर डालें तो पता चलता है दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही करीब थे और दोनों के बीच काफी मधुर संबंध थे। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। एक वक्त ऐसा आया जब देश में एक बहस छिड़ी कि किशोर दा और रफ़ी साहब में सबसे बढ़िया गायक कौन है, और किशोर दा और रफ़ी साहब के चाहने वालों में एक जंग छेड़ दी। एक प्रसिद्ध फिल्मी मैगजीन ने पहली बार देश संगीत पर दो गुटों में बट गया था। लाखों खत इस फिल्मी पत्रिका के दफ्तर में पहुंचने शुरू हुए। दोनों के चाहने वाले अपने अपने चहेतों के पक्ष में लिख रहे थे। जब ये बात किशोर दा को पता चली तो उन्होंने सख्ती से इस बात का विरोध किया और कहा, ये बहस तुरंत बंद होनी चाहिए। मैं रफ़ी साहब के सामने कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, किशोर दा ने उस फिल्मी पत्रिका के दफ्तर में एक खत भी लिखा और रफ़ी साहब के गानों की एक लिस्ट बनाई और पूछा, क्या ये गाने मैं कभी गा सकता हूँ? वो एक सर्वश्रेष्ठ गायक हैं और मैं उनके सामने कहीं नहीं टिकता। ये साफ गोई किशोर दा की महानता को बयां कर रही थी। ऐसा ही एक खत रफ़ी साहब ने किशोर दा के लिए भी लिखा और कहा कि किशोर कुमार को मैं किशोर दा कह के पुकारता हूँ। वो बहुत नाराज होते हैं इस बात से, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मैं हर बंगाली को दादा कहता हूँ और किशोर दा को मेरी ये बात माननी पड़ी। किशोर कुमार मुझे बहुत पसंद है। वो हर एक गीत में मूड और फिजा को एक खूबसूरती से रचा देते हैं कि गीत और भी दिलकश हो जाता है। किशोर दा मेरे दोस्त हैं और दोस्त की कामयाबी
अपनी कामयाबी होती है। हमारे बीच पहले से ही दोस्ती है और कोई रंजिश हो ही नहीं सकती। किशोरदा लगभग हर अभिनेता की आवाज थे, लेकिन रफी साहब ही एक ऐसे हरफनमौला गायक थे जिसने किशोरदा के लिए भी गाने गाए। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अपनी आदत है सबको सलाम करना, हुस्न वालों से हंस के कलाम करना। किशोरदा रफी साहब को अपना बड़ा भाई और गुरु मानते थे। किशोरदा खुद कहा करते थे कि रफी साहब जिस तरीके से लंबे समय तक फिल्मी संगीत पे राज किया, उस तरह से कोई और नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि किशोरदा ने अपने बेटे अमित कुमार को ये सलाह देते हुए कहा था कि अगर तुम्हें बड़ा सिंगर बनना है तो अमित, किशोर कुमार के गाने नहीं बल्कि रफी साहब के गाए गीतों को सुनो और उसका अभ्यास करो। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, बाबुल की दुआएं लेती। एक किस्सा बहुत ही अनूठा है जहां आपको लगेगा कि इतने बड़े गायक और दोस्त दोनों एक दूसरे की कैसे मदद करते थे, दोनों के बीच किस तरह के संबंध थे। इस किस्से को शुरू करने से पहले आप सबों को ये बताना ज़रूरी है कि मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोरदा पे लिखी कई किताबें उपलब्ध हैं, और अगर आप भी इन दोनों महान गायकों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन पुस्तकों के बारे में बताया है जिन्हें आप क्लिक करके घर बैठे मंगा सकते हैं। चलिए चलते हैं उस किस्से पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जैसा कि आपको पता है कि फिल्म आराधना के हिट होने के बाद किशोरदा फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल छा गए। हर कोई किशोरदा से ही अपनी फिल्म में गवाना चाहता था। यहाँ तक कि फिल्म स्टार्स अपनी आवाज को किशोरदा की आवाज में ही अपने आप को देखना चाहते थे। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। और दर्शक भी। इस कारण किशोरदा को अधिक गानों के ऑफर आने लगे और वहीं रफी साहब के गीतों की संख्या पहले की तुलना में कम होने लगी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन दोनों के बीच कभी भी किसी भी रूप में एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन नहीं दिखी। बात सन 1975 की है, जो एक विवाद के चलते किशोरदा के गाने ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होना बंद हो गए थे। किशोरदा बहुत ही दुखी होने लगे थे। कहीं हार के हुआ यूं कि 25 जून 1975 को रात 12 बजे इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया, जो 21 महीने तक चला। भारतीय राजनीति के इतिहास में इसे एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। आपातकाल में नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं और किशोर कुमार इस बात के विरोध में थे। आपातकाल लगने के तुरंत बाद मनोज कुमार के सिफारिश पर उस समय के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने रमेश सिप्पी की फिल्म शोले के क्लाइमेक्स में मामूली फेरबदल के बाद हरी झंडी तो दे दी, लेकिन बदले में सरकार का एक काम करने का फरमान भी सुना दिया। रमेश सिप्पी को हुक्म मिला कि वो इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के पक्ष में एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, कई फिल्मी सितारों के परफॉर्मेंस और उनकी आवाज डाली जाए। लेकिन जब रमेश सिप्पी ने कलाकारों से बात करनी शुरू की तो पता चला कि कई ऐसे कलाकार थे जो आपातकाल के विरोध में थे। उन्हीं में से एक किशोरदा भी थे। रमेश सिप्पी ने विद्याचरण शुक्ल को जब ये बात बताई तो विद्याचरण शुक्ल ने उस समय के तत्कालीन IMB सेक्रेटरी SMS वर्णी को ये मामला सुलझाने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि वर्णी ने अपने सहकर्मी CV जैन को किशोर कुमार से बात करने की जिम्मेदारी दी। जब CV जैन ने किशोरदा से फोन करके मिलने का समय मांगा तो किशोरदा ने बहाना बना दिया उनकी तबीयत खराब है
और डॉक्टर ने किसी से मिलने के लिए मना किया है। जब ये बात विद्याचरण शुक्ल के पास पहुंची तो वो बेहद नाराज हुए। 4 मई 1976 को मंत्री ने बाकायदा आदेश जारी कर किशोर कुमार के गीतों और फिल्मों पर बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, उनके गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई। उन दिनों आज की तरह बहुत सारे चैनल और रेडियो नहीं थे, बस दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाएं थीं जिन पर फिल्में और गीत चलते थे। उन दिनों किशोर दा के फैन रेडियो सिलोन सुनने लगे थे। किशोर कुमार इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कहते हैं इस बैन के पीछे मुंबई में एक कांग्रेस की रैली थी। संजय गांधी चाहते थे कि उस रैली में किशोर दा परफॉर्म करें, लेकिन किशोर दा ने साफ इनकार कर दिया। किशोर दा के इनकार से संजय गांधी बहुत नाराज थे। पार्टी से जुड़े कार्य के इनकार से वो किशोर दा पे सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते थे, इसलिए सरकार के विरोध का आरोप लगाने की साजिश रची गई। संजय गांधी के गुस्से को शांत करने के लिए और किशोर दा पे सख्त कार्रवाई हटाने के लिए रफी साहब ने संजय गांधी से मुलाकात भी की थी। फजूल है, हमें कबूल है, रख डालो चाहे जो ना। इस घटना के बाद किशोर दा की नजरों में रफी साहब की इज्जत और बढ़ गई। किशोर दा रफी साहब को अपने बड़े भाई से भी बढ़कर मान सम्मान देने लगे। जब रफी साहब का निधन हुआ तो किशोर दा रफी साहब के पार्थिव शरीर के पास घंटों बैठे रहे और उनके पैर पकड़कर घंटों आंसू बहाते रहे। मरने वालों के साथ कोई। जब लोग सांत्वना देने लगे तो किशोर दा ने उन लोगों से ये बात कही और इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि रफी साहब ने मेरे लिए क्या क्या किया था, और वो भी किसी से कहे बगैर। किशोर दा ने रुंधे हुए गले से पूरा किस्सा बताया और ये भी कहा कि आज के जमाने में किसी के लिए इतना कौन करता है। इतना तो दर्दन होता था जब सबने उल्टा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं। केवल रफी साहब ही थे जो हर किसी की भलाई करते थे। तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। दोस्तों, ये था रफी साहब और किशोर दा का वो नायाब किस्सा जो दोस्ती की वो मिसाल पेश करता है कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे और एक दूसरे के लिए क्या करने का मादा रखते थे। दोनों के फैंस को इस नायाब किस्से से ज़रूर सबक लेनी चाहिए और इस बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि कौन दोनों में से सबसे बढ़िया था, क्योंकि दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। और इसलिए हमने कहा कि ये सिलसिला सदियों तक चलता रहेगा, कौन एक दूसरे में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों ही सर्वश्रेष्ठ थे और हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अब अपने होस्ट और दोस्त विजय पांडे को दीजिए विदा। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे किसी अजीम फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट।